क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत और कमाई ही काफी है, या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? क्या पैसे की गिनती करने से ज्यादा जरूरी यह नहीं कि हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं और उसे कैसे देखते हैं? क्या आपने कभी गौर किया कि कुछ लोग कम कमाई में भी खुश और सुरक्षित रहते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों कमाने के बाद भी तनाव और असंतोष में डूबे रहते हैं? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, मॉर्गन हाउसेल की यह किताब हमें यही सिखाती है। पैसे के बारे में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार ही हमारी आर्थिक जिंदगी को आकार देता है, न कि सिर्फ हमारी आय या संपत्ति। ये किताब हमें बताती है कि पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा है, जिसमें धैर्य, संतुलन और समझदारी हमारे सबसे बड़े साथी हैं। आइए इस किताब की गहराई में उतरे और समझें कि यह हमें कैसे एक बेहतर वित्तीय जिंदगी जीने की राह दिखा सकती है। क्या आपने कभी अपने आसपास के लोगों को देखा है जो दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी कर्ज और ईएमआई के बोझ तले दबे रहते हैं? भारत में मध्यम वर्गीय परिवारों की यह कहानी आम है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, तनख्वाह का इंतजार करते हैं और फिर बिल, किराया, बच्चों की फीस में सब खर्च हो जाता है। लेकिन क्या यह मेहनत हमें असली अमीरी दे पाती है? किताब कहती है कि अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे जमा करना या बड़ा घर खरीदना नहीं है। असली अमीरी वह है जो आपको आजादी दे, अपनी मर्जी से जीने की आजादी, अपने सपनों को पूरा करने की आजादी। और यह आजादी कमाई से नहीं, बल्कि पैसे के बारे में सही सोच से मिलती है। भारत में हम अक्सर पैसे को एक साध्य मान लेते हैं, जबकि यह सिर्फ एक साधन है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा तो हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन किताब हमें एक अलग नजरिया देती है। यह कहती है कि पैसा आपके लिए तभी काम करता है जब आप उसे अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो वह आपका मालिक बन जाएगा और आप उसका गुलाम। उदाहरण के लिए, दिल्ली में रहने वाला एक मध्यम वर्गीय कर्मचारी रमेश हर महीने 50,000 रुपए कमाता है। वह अपनी तनख्वाह का ज्यादातर हिस्सा नई गाड़ी की ईएमआई, रेस्टोरेंट्स और छुट्टियों पर खर्च करता है। उसे लगता है कि ये चीजें उसे खुशी देंगी, लेकिन महीने के अंत में उसके पास बचत नहीं होती और वह हमेशा अगली तनख्वाह का इंतजार करता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त सुनील, जो इतना ही कमाता है, अपनी आय का 20% म्यूचुअल फंड्स में डालता है, बजट बनाकर खर्च करता है और छोटे छोटे सपनों को पूरा करता है। 10 साल बाद सुनील के पास लाखों की बचत है, जबकि रमेश अभी भी कर्ज में उलझा है। यह फर्क कमाई का नहीं, सोच का है। क्या आपने कभी सोचा कि लोग अमीर कैसे बनते हैं? हम अक्सर किसी अमीर इंसान को देखकर सोचते हैं कि वह सबसे चतुर, सबसे मेहनती या सबसे प्रतिभाशाली होगा। लेकिन किताब हमें बताती है कि वित्तीय सफलता में समझदारी और मेहनत के साथ साथ भाग्य और जोखिम भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत में 1951 की आर्थिक सुधारों को ही लें। उस समय जिन लोगों ने शेयर बाजार में निवेश किया, वे रातों रात अमीर बन गए। क्या वे सभी वित्तीय विशेषज्ञ थे? नहीं। कई लोग बस सही समय पर सही जगह थे। उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। 2008 की वैश्विक मंदी में कई समझदार निवेशकों ने अपनी जिंदगी की कमाई गंवा दी, क्योंकि बाजार उनके खिलाफ चला गया। यह जोखिम का खेल है। किताब कहती है कि हमें भाग्य और जोखिम को स्वीकार करना होगा। आप कितने भी होशियार हों, दुनिया की अनिश्चितताएं आपके नियंत्रण से बाहर हैं। एक और उदाहरण लें। मान लीजिए मुंबई में एक छोटा सा किराना दुकानदार गोपाल 20 साल पहले अपनी बचत से एक छोटा सा प्लॉट खरीद लेता है। उस समय उसे नहीं पता था कि वह इलाका एक दिन शहर का सबसे महंगा हिस्सा बन जाएगा। आज गोपाल के पास करोड़ों की संपत्ति है। क्या गोपाल कोई वित्तीय गुरु था? नहीं।
उसने बस एक मौका लिया और भाग्य ने उसका साथ दिया। लेकिन अगर उसी समय कोई दूसरा व्यक्ति उसी इलाके में प्लॉट खरीदने के लिए कर्ज लेता और बाजार गिर जाता तो वह बर्बाद हो जाता। यह जोखिम और भाग्य का खेल है। किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी सफलता को सिर्फ अपनी समझदारी का नतीजा नहीं मानना चाहिए और न ही अपनी असफलता को पूरी तरह अपनी गलती। दुनिया में बहुत कुछ हमारे नियंत्रण से बाहर है। क्या आपने कभी अपने पड़ोसी की नई गाड़ी या दोस्त के बड़े घर को देखकर जलन महसूस की है? भारत में यह बहुत आम है। हम दूसरों की संपत्ति, उनके कपड़े, उनकी छुट्टियों की तस्वीरें देखकर सोचते हैं, मैंने क्या गलत किया? मेरे पास यह क्यों नहीं है? किताब इसे तुलना का जाल कहती है। यह एक मानसिक जाल है जो हमें अपनी प्रगति से ज्यादा दूसरों की चमक पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। हर इंसान की जिंदगी अलग है। आपकी आय, आपके खर्चे, आपके सपने, आपके डर, ये सब आपकी परिस्थितियों पर आधारित हैं। हो सकता है कि जिस पड़ोसी की गाड़ी आपको चमकदार लग रही है वह रात को ईएमआई के बोझ तले सो नहीं पाता। हो सकता है कि जिस दोस्त का बड़ा घर है वह अपने परिवार की उम्मीदों के दबाव में जी रहा हो। किताब कहती है कि तुलना करना एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मानसिक शांति और वित्तीय प्रगति दोनों को नष्ट कर देती है। एक कहानी सुने। बेंगलुरु में रहने वाली प्रिया एक आईटी प्रोफेशनल है। वह अच्छा कमाती है लेकिन हमेशा अपने सहकर्मियों से तुलना करती है। उसकी दोस्त ने हाल ही में एक लग्जरी कार खरीदी तो प्रिया ने भी उसी कार के लिए लोन ले लिया। उसे लगा कि यह कार उसे समाज में इज्जत दिलाएगी, लेकिन हर महीने की ईएमआई ने उसकी बचत को खत्म कर दिया। वह अब छुट्टियों पर नहीं जा पाती, न ही अपने माता पिता की मदद कर पाती। दूसरी तरफ उसका सहकर्मी राहुल, जो तुलना से बचता है, अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में डालता है और छोटे छोटे सुखों में खुशी ढूंढता है। 10 साल बाद राहुल के पास एक अच्छी बचत है, जबकि प्रिया अभी भी कर्ज चुका रही है। किताब हमें सिखाती है कि दूसरों की चमक की बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। आपकी जिंदगी आपकी है, किसी और की कॉपी नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि पैसा कमाना और उसे बनाए रखना एक ही बात है? किताब कहती है कि ये दो पूरी तरह अलग स्किल्स हैं। भारत में हम अक्सर उन लोगों की कहानियां सुनते हैं जो रातों रात अमीर बन गए, शायद एक स्टार्टअप बेचकर, शेयर बाजार में निवेश करके या किसी लॉटरी से। लेकिन कितनी बार आपने सुना कि वही लोग कुछ साल बाद सब कुछ गंवा देते हैं? इसका कारण है अहंकार। जब लोग बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं तो उन्हें लगता है कि वे अपराजेय हैं। वे जोखिम लेना शुरू करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं और यह भूल जाते हैं कि वही भाग्य जो उन्हें ऊपर ले गया उन्हें नीचे भी ला सकता है। किताब कहती है कि अगर आप लंबे समय तक अमीर रहना चाहते हैं तो विनम्रता, सतर्कता और थोड़ा सा डर जरूरी है। डर का मतलब यह नहीं कि आप कुछ करें ही नहीं, बल्कि यह कि आप हर कदम सोच समझकर उठाएं। एक उदाहरण लें। कोलकाता में रहने वाला अजय एक ट्रेडर था। उसने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया और 2021 में लाखों कमा लिए। उसे लगा कि वह बाजार का जादूगर है। उसने अपनी सारी बचत और कर्ज लेकर और निवेश कर दिया। लेकिन जब बाजार गिरा तो अजय ने सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ उसका दोस्त नील, जो एक स्कूल टीचर है, हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करता था। नील ने कभी बड़े जोखिम नहीं लिए, लेकिन 20 साल बाद उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी। यह फर्क है। अजय ने अपनी सफलता को अपनी चतुराई माना, जबकि नील ने धैर्य और अनुशासन को चुना। किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता एक मैराथन है, न कि दौड़। क्या आपने कभी पर्याप्त शब्द के बारे में सोचा है? भारत में हम अक्सर इस शब्द को भूल जाते हैं। हमें हमेशा और चाहिए, बड़ा घर, नई गाड़ी, महंगी शादी। लेकिन किताब कहती है कि पर्याप्त को समझना ही सबसे बड़ी वित्तीय समझदारी है। अगर किसी के पास 2 करोड़ रुपए हैं
और वह 4 करोड़ के लालच में गलत रास्ते पर चला जाता है, तो वह अमीर नहीं बल्कि गरीब सोच वाला इंसान है। संतोष की भावना ही असली समृद्धि है। एक कहानी सुने। लखनऊ में रहने वाला एक परिवार शर्मा जी का अपनी बेटी की शादी के लिए 50 लाख रुपए खर्च करता है। उन्हें लगता है कि यह शादी उनकी इज्जत बढ़ाएगी, लेकिन शादी के बाद वे कर्ज में डूब जाते हैं और हर महीने ईएमआई चुकाने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ उनके पड़ोसी वर्मा जी अपनी बेटी की शादी सादगी से करते हैं और बचे हुए पैसे को म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं। 10 साल बाद वर्मा जी के पास पर्याप्त बचत है और वे अपने परिवार के साथ खुशी से जी रहे हैं। शर्मा जी अभी भी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। किताब हमें सिखाती है कि पर्याप्त का मतलब है अपने मूल्यों और जरूरतों को समझना, न कि समाज के दबाव में बहना। क्या आपने कभी सोचा कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत क्या है? यह न तो आपका ज्ञान है, न ही आपकी किस्मत। यह है लंबी अवधि की सोच। भारत में SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आप हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 20 साल बाद यह लाखों में बदल सकता है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य चाहिए। आपको बाजार के उतार चढ़ाव से डरना नहीं होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि रातों रात अमीर बनने की सोच आपको बर्बाद कर सकती है। एक और कहानी ले। चेन्नई में रहने वाला एक रिक्शा चालक मुरुगान अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए हर महीने 1,000 रुपए PPF में डालता था। उसे निवेश की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि छोटी छोटी बचत भविष्य में बड़ा काम कर सकती है। 15 साल बाद उसके पास इतना पैसा था कि उसकी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर सकी। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी जो रातों रात अमीर बनने के चक्कर में एक पॉन्जी स्कीम में पैसा डाल देता है, सब कुछ खो देता है। किताब हमें सिखाती है कि धैर्य और अनुशासन वह बीज है जो समय के साथ एक विशाल वृक्ष बन सकता है। क्या आपने कभी इतनी सारी जानकारी के बोझ तले खुद को दबा हुआ महसूस किया है? आज के समय में YouTube, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल हमें हर दिन नई नई सलाह देते हैं। यह स्टॉक खरीदो, यह क्रिप्टो में निवेश करो, यह बिजनेस शुरू करो। लेकिन किताब कहती है कि ज्यादा जानकारी कभी कभी भ्रम पैदा करती है। अगर आप हर राय को मानने लगेंगे तो आप कभी कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। कम जानकारी से नुकसान हो सकता है, लेकिन ज्यादा जानकारी से गलत फैसले लेना भी आम है। उदाहरण के लिए पुणे में रहने वाला एक युवा विक्रम हर दिन स्टॉक मार्केट के वीडियो देखता है। वह हर नई टिप को फॉलो करता है, लेकिन हर बार नुकसान उठाता है। दूसरी तरफ उसकी बहन नेहा एक साधारण म्यूचुअल फंड में हर महीने निवेश करती है और बाजार की खबरों से दूर रहती है। 10 साल बाद नेहा की बचत विक्रम से कहीं ज्यादा है। किताब हमें सिखाती है कि निवेश में सादगी और स्पष्टता सबसे जरूरी है। आपको हर चीज जानने की जरूरत नहीं, बस अपने लक्ष्यों को समझने और उनके लिए काम करने की जरूरत है। क्या आपने कभी अपने डर या उम्मीद को अपने फैसलों पर हावी होते देखा है? किताब कहती है कि पैसा सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि भावनाओं का भी खेल है। डर, आशा, गर्व, ईर्ष्या, ये सभी हमारे वित्तीय फैसलों को प्रभावित करते हैं। भारत में यह और भी स्पष्ट है। जब बाजार गिरता है तो लोग डर के मारे अपने शेयर बेच देते हैं। जब बाजार चढ़ता है तो लालच में लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। एक ही परिस्थिति में हम अलग अलग फैसले लेते हैं, क्योंकि हमारा मूड और मनोस्थिति बदलती रहती है। एक कहानी सुने। अहमदाबाद में रहने वाला एक व्यापारी हर्ष 2020 में बाजार के गिरने पर डर गया और अपने सारे शेयर बेच दिए। उसे लगा कि वह सब कुछ खो देगा, लेकिन अगर वह धैर्य रखता तो उसका निवेश 2 गुना हो जाता। दूसरी तरफ उसकी पत्नी दीक्षा ने उसी समय एक छोटी SIP शुरू की।
उसने बाजार की खबरों को नजरअंदाज किया और नियमित निवेश जारी रखा। आज दीक्षा की बचत हर्ष से कहीं ज्यादा है। किताब हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना वित्तीय सफलता की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी वित्तीय सोच आपकी पृष्ठभूमि से कैसे प्रभावित होती है? एक किसान और एक इंजीनियर की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। भारत में एक किसान अपनी जमीन और फसल को सबसे सुरक्षित निवेश मानता है, जबकि एक इंजीनियर शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स को प्राथमिकता देता है। दोनों की सोच उनके अनुभवों, उनके डर और उनके सपनों से आती है। किताब कहती है कि हमें दूसरों की नकल करने की बजाय अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। उदाहरण के लिए हरियाणा का एक किसान सुरेश अपनी सारी बचत सोने में डाल देता है क्योंकि उसे लगता है कि यह सबसे सुरक्षित है। दूसरी तरफ उसका बेटा, जो दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है। दोनों के फैसले उनकी जिंदगी के अनुभवों पर आधारित हैं। लेकिन अगर सुरेश अपने बेटे की नकल करता और शेयर बाजार में पैसा डाल देता तो शायद वह नुकसान उठाता। किताब हमें सिखाती है कि वित्तीय फैसले व्यक्तिगत होने चाहिए, न कि किसी और की सफलता की कॉपी। क्या आपने कभी मुझे नहीं पता कहने में हिचकिचाहट महसूस की है? भारत में हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हर सवाल का जवाब होना चाहिए, लेकिन किताब कहती है कि वित्तीय दुनिया में मुझे नहीं पता कहना एक ताकत है। जो लोग हर चीज का जवाब जानने का दावा करते हैं, वे अक्सर सबसे पहले गिरते हैं क्योंकि उन्हें सुधार की जरूरत महसूस नहीं होती। एक कहानी लें। जयपुर में रहने वाला एक बिजनेसमैन रोहन हर निवेश के बारे में बहुत आत्मविश्वास से बात करता था। उसे लगता था कि वह बाजार को पूरी तरह समझता है, लेकिन जब उसने एक नई कंपनी में बिना रिसर्च के पैसा डाला तो वह डूब गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त अमित हमेशा कहता था, मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं रिसर्च करके निवेश करूंगा। अमित ने धीरे धीरे अपनी बचत बढ़ाई। किताब हमें सिखाती है कि विनम्रता और सीखने की इच्छा वित्तीय सफलता की नींव है। क्या आपने कभी सोचा कि जो रणनीति पहले काम करती थी वह हमेशा काम करेगी? किताब कहती है कि वित्तीय दुनिया में बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। जो निवेश 20 साल पहले सबसे अच्छा था, जैसे बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, आज उतना आकर्षक नहीं है। आज म्यूचुअल फंड्स, ETFs और रियल एस्टेट ज्यादा लोकप्रिय हैं। अगर आप पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। किताब हमें सिखाती है कि लचीलापन और बदलाव के लिए तैयार रहना जरूरी है। उदाहरण के लिए हैदराबाद में रहने वाली एक गृहिणी लक्ष्मी अपनी सारी बचत फिक्स्ड डिपॉजिट में रखती थी। उसे लगता था कि यह सबसे सुरक्षित है, लेकिन जब उसने अपनी बेटी के लिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वह पहले ही बहुत कुछ खो चुकी है। दूसरी तरफ उसकी पड़ोसी राधा हर कुछ साल में अपने निवेश की समीक्षा करती थी और नए अवसरों की तलाश करती थी। राधा की बचत लक्ष्मी से कहीं ज्यादा थी। किताब हमें सिखाती है कि बदलाव को अपनाना वित्तीय स्थायित्व की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा कि पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि एक कहानी है? हर रुपए के पीछे आपकी मेहनत, आपके सपने, आपके डर और आपकी उम्मीदें छिपी हैं। किताब कहती है कि पैसा भावनाओं से जुड़ा है। हम एक ही परिस्थिति में अलग अलग फैसले लेते हैं क्योंकि हमारा मूड, हमारी मनोस्थिति और हमारे अनुभव हमें प्रभावित करते हैं। भारत में यह और भी साफ दिखता है। जब हम अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बचत करते हैं तो वह पैसा सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हमारी आशा और जिम्मेदारी है। जब हम शादी में लाखों खर्च करते हैं तो वह पैसा सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक स्थिति और परिवार की इज्जत से जुड़ा है। एक और कहानी सुने। भोपाल में रहने वाला एक दुकानदार संजय अपनी दुकान की कमाई का ज्यादातर हिस्सा अपने भाई की शादी में खर्च कर देता है। उसे लगता है कि यह उसकी जिम्मेदारी है,
लेकिन शादी के बाद वह कर्ज में डूब जाता है। दूसरी तरफ उसका दोस्त राजेश अपनी बहन की शादी सादगी से करता है और बचे हुए पैसे से एक छोटा बिजनेस शुरू करता है। आज राजेश की दुकान शहर में मशहूर है, जबकि संजय अभी भी कर्ज चुका रहा है। किताब हमें सिखाती है कि पैसे के फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं, लेकिन हमें तर्क और संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि असली अमीरी क्या है? भारत में हम अक्सर अमीरी को बड़े घर, महंगी गाड़ी या विदेशी छुट्टियों से जोड़ते हैं, लेकिन किताब कहती है कि असली अमीरी वह है जो आपको अपने समय और जिंदगी पर नियंत्रण दे। यह वह आजादी है जो आपको अपने परिवार के साथ वक्त बिताने, अपने शौक पूरे करने और बिना डर के जीने की अनुमति देती है। एक अंतिम कहानी। कोच्चि में रहने वाला एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी नायर अपनी जिंदगी की बचत को म्यूचुअल फंड्स और पीपीएफ में डालता था। वह ज्यादा अमीर नहीं था, लेकिन उसके पास इतना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपने पोते पोतियों के साथ समय बिता सके और हर साल एक छोटी सी यात्रा पर जा सके। दूसरी तरफ उसका पड़ोसी, जो एक बड़ा बिजनेसमैन था, हमेशा ज्यादा कमाने की दौड़ में लगा रहता था। उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन न समय था न सुकून। किताब हमें सिखाती है कि असली अमीरी वह है जो आपको अपनी मर्जी से जीने की आजादी दे। यह किताब मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए खास तौर पर उपयोगी है। भारत में जहां हर कदम पर पैसे की अहमियत सिखाई जाती है, लेकिन सही व्यवहार की शिक्षा नहीं दी जाती, यह किताब एक नया नजरिया देती है। यह हमें बताती है कि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। अगर आप पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप पैसे को अपने लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वह आपका सबसे वफादार साथी बन सकता है। क्या आप तैयार हैं अपनी वित्तीय सोच को बदलने के लिए? यह किताब हमें कुछ आसान लेकिन गहरे सबक देती है। पहला, अपनी भावनाओं को समझें। डर, लालच और ईर्ष्या आपके फैसलों को प्रभावित करते हैं, इन्हें नियंत्रित करें। दूसरा, धैर्य रखें। छोटे छोटे कदम जैसे हर महीने 1000 रुपए की एसआईपी भविष्य में बड़ा परिणाम दे सकते हैं। तीसरा, तुलना से बचें। आपकी जिंदगी आपकी है, किसी और की कॉपी नहीं। चौथा, पर्याप्त को समझें। ज्यादा की चाह आपको बर्बाद कर सकती है। और आखिरी, लचीले रहें। दुनिया बदलती है और आपको भी बदलना होगा। आज से शुरू करें। अपनी आय का एक हिस्सा बचाएं, चाहे वह 500 रुपए ही क्यों न हो। एक बजट बनाएं, अपने खर्चों को ट्रैक करें, एक छोटा सा निवेश शुरू करें, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स या एक छोटा सा बिजनेस। अपने बच्चों को पैसे की समझ दें, उन्हें सिखाएं कि पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। और सबसे जरूरी, अपने लक्ष्यों को याद रखें। आप पैसा क्यों कमा रहे हैं? अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी आजादी के लिए। इन सवालों के जवाब आपको रास्ता दिखाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें एक साधारण लेकिन गहरा संदेश देती है। अगर आप पैसे के बारे में सही सोच रखते हैं तो पैसा आपके लिए काम करेगा, लेकिन अगर आप गलत सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप हमेशा पैसे के लिए काम करते रहेंगे। क्या आप इस सोच को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्यों न आज से एक छोटा सा कदम उठाएं और अपनी वित्तीय जिंदगी को नई दिशा दें। यह किताब यही सिखाती है, पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, न कि आप पैसे के गुलाम।